हीमोस्टेसिस क्या होती है, ठीक है। तो इसका पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, देन फिर ही हम लोग इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे ना। तो इसमें होता क्या बेसिकली, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स। कल को अगर आपको चोट लग जाए, कहीं पे वाउंड हो जाए, ठीक है, तो आपकी एकदम से ब्लीडिंग होने लगती है ना, तो जब अच्छे से क्लोट हो जाए, वो वाला टाइम, वो वाला मोमेंट जब आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल ब्लड रुक जाता है, उस प्रोसीजर को या उस कह लो कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस, ठीक है। आपको क्लोटिंग होगी, ब्लड की क्लोटिंग होगी, जहाँ पे आपको चोट लगी थी वो एकदम से आपका क्लोट हो गया, ठीक है। तो ब्लीडिंग रुक गई, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स। वहाँ से हम लोग उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस, ठीक है। इसके मैकेनिज़म्स में हमने बच्चे 5 तरह के मैकेनिज़्म होते हैं। मैंने आपको याद है जब आपको ब्लड का एक बारी करवाया था मैंने, तो मैंने ब्लड क्लोटिंग वाला टॉपिक भी करवाया था आपको। जब हम लोगों ने ब्लड का यूनिट करा था ना, तो ब्लड का मैंने ब्लड क्लोटिंग करवाई थी आपको। वो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको आगे जाके काम आएगा। ब्लड क्लोटिंग आपको आनी चाहिए, कैसे ब्लड क्लोट करता है। जब भी आपको कोई चोट लगती है तो सबसे पहले इसके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपके मैकेनिज़्म चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्या है कि वीसी ऑफ ब्लड वेसल्स, सबसे पहले जो हमारी जो वेन्स होती है ना, वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, वहाँ से कैसे जो है, मतलब कह लो कि प्रॉपर प्रोसीजर चलता है। फिर उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। प्लेटलेट का क्या रोल होता है, प्लेटलेट हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है ना। तो प्लेटलेट का भी रोल होता है हीमोस्टेसिस में। फिर उसके बाद ब्लड कोगुलेशन होती है, मतलब कि ब्लड क्लोट हो जाता है, उसमें फिब्रोजन जो होता है फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, देन फिर हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है, एंड देन क्लोट ट्रैक्शन होता है, मतलब कि क्लोटिंग वाला प्रोसेस अच्छे से ऊपर अच्छे से जख्म बन जाता है, और फिब्रिनोलाइसिस टू डिज़ोल्व दी क्लोट, जो हमारे अंदर जो एक एंजाइम बना होता है प्रोसीजर में, वो डिज़ोल्व अच्छे से क्लोट में हो जाता है, और एंड में क्लोटिंग ऊपर ऐसे करके वाउंड सा बन जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी हीमोस्टेसिस में होता क्या, सबसे पहले जो चलती है हीमोस्टेसिस, जब हमारे ब्लीडिंग होती है तो वो क्लोट हो जाती है, उसके बाद वो कैसे रुकती है, उसमें होता क्या, सबसे पहले चलती है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। इसमें होता क्या है, इंक्लूड्स द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। इसमें एक ऐसा प्रोसेस चलेगा जिसमें प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है। जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारी उसमें ब्लड में, ब्लड सेल्स होते हैं जो प्लेटलेट, वो एकदम से पहले एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं कि उसने क्या करना है, क्लोट करना है। अभी चोट लगी है, उसने अपनी फटाफट से ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करना होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है प्लग की, और वो क्या करता है, ऊपर की साइड क्या हो जाता है, जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। देन फिर नेसेसरी फैक्टर्स हैं जो इस टाइम पे चाहिए होते हैं हमारे बॉडी को। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं वहाँ पे सब एंडोथीलियल लेयर होती है एक, वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, मतलब कि वो चीज़ एक्टिव होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। सेकेंडली प्लेटलेट्स, और तीसरी चीज़ है 2 प्लाज्मा के ग्लाइकोप्रोटीन्स, 2 प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो आगे जाके फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। देन विल ब्रांड फैक्टर विच ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द प्लेटलेट, एक फैक्टर होता है जो प्लेटलेट के अंदर वाली साइड, अंदर लेयर जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, प्लेटलेट प्लग बना सके, मतलब कि अंदर से वो क्या जनरेट कर सके, एक तरह का क्लोट जो है वो एक्टिव मतलब फॉर्म कर सके, और फिर क्या होता है, हमारी वो स्टॉपेज करने में हेल्प करता है, ब्लड को रोकने में हेल्प करता है। तो मैकेनिज़म्स में डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं। सबसे पहले जो ब्लड है वो वीसी, मतलब जो हमारी वेन होती है ना, जहाँ से ब्लड मतलब निकल रहा होता है, वो वाली वेन से वो क्या करेगा, ब्लड वेसल जो है, पहले तो ब्लड निकलेगा, ठीक है, वेसल से। मैकेनिज्म में सबसे पहले ब्लड, जब हमें कोई चोट लग जाए तो ब्लड हमारा निकलना शुरू हो गया। देन उसके बाद एकदम से फटाफट क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे सेल में, जो क्या काम करते हैं, हमारी ब्लड क्लोटिंग में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे आके हमारी जो स्किन की सब एंडोथीलियल लेयर होती है, ठीक है, वहाँ पे एक फैक्टर अपना रिलीज़ करती है। कौन सा फैक्टर होता है, विली ब्रांड फैक्टर। उस टाइम पे वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, और हमारी स्किन के ऊपर जो सब एंडोथीलियल लेयर होती है, हमारी स्किन की नीचे वाली जो लेयर होती है, वहाँ पर अडेयर हो जाता है। अडेयर मतलब कि चिपक जाना,
ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद प्लेटलेट सिक्रीशन करते हैं। कौन सी सिक्रीशन करते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस की सिक्रीशन करते हैं और वो अडियर हो जाता है हमारे प्लेटलेट्स के ऊपर। ठीक है, देयर एक्टिवेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एडीपी, एड्रेनालाइन, नॉरेड्रेनालाइन, एग्रीगेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ अदर प्लेटलेट्स, वो क्या करते हैं उस टाइम पे फिर अपने जो ये वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनको सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। देन ब्लड निकलेगा, तो ब्लड के बाद जो क्लोटिंग होनी है, उन्होंने ये जो जितने भी सब्सटेंस निकले हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या करना शुरू कर देना है, उनको अडियर करना शुरू कर देना, मतलब क्लोट करना शुरू कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा? एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स अच्छे से इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे हमारी स्किन के ऊपर, एंडोथेलियल के ऊपर। ठीक है, देन फॉर्मेशन होएगी कैपिलरी प्लग की। हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे क्या होनी शुरू हो जाएंगी? फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी प्लग की। ठीक है, इसका मतलब कि वो वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। देन फिर क्या होएगा? एक्सप्लोरेशन ऑफ दी फर्स्ट हीमोस्टेसिस। सबसे पहले हीमोस्टेसिस का जो मेनली होता क्या उस टाइम पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ एन ब्लीडिंग पेशेंट। जब किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होएगी, ठीक है, तो कौन कौन से उसमें मेनली रीज़न क्या होते हैं? फैमिली हिस्ट्री होएगी, कोई फैमिली प्रॉब्लम के रिलेटेड हो सकती है, ड्यूरेशन, रिसेंट ऑनसेट और सिंस चाइल्डहुड के टाइम पे भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग एपिसोड, जब ब्लीडिंग चल रही होती है उस टाइम पे भी, सर्कमस्टांसिस ऑफ ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग के सर्कमस्टांसिस मतलब कि अगर सपोज ट्रूमा है, किसी को सर्जरी वगैरह है या स्पॉन्टेनियस कोई ऐसी डिसीज होगी है, उस टाइम पे भी ब्लीडिंग होती है। तो ये सारे जो कह लो कि ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, ये रीज़न होते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप के और कौन कौन से इसके जो करेक्टर्स होते हैं ब्लीडिंग के, क्या होता है? प्यूपेरिक स्पॉट्स, इसमें क्या होता है? कैपिलरी और प्लेटलेट्स डिफेक्ट नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीमोफीलिया। एक ऐसी कंडीशन की कोई भी हमें ज़ख्म नहीं हुआ लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, अंदर इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में कह लो कि अगर कोई भी ज़ख्म बाहर से हमें दिख नहीं रहा लेकिन अंदर से कोई ऐसी इंजरी होगी है कि अंदर से इंटरनली जो है ब्लीडिंग होनी शुरू होगी। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन को प्यूपेरिक स्पॉट्स बोलते हैं। देन हीमाटोमा, हेमरेथ्रोसिस और लार्ज साइकोमोसिस एट द साइट ऑफ ट्रूमा। ट्रूमा मतलब जब ट्यूमर्स वाला जो केस होता है, ट्रूमा वाला, देन उस टाइम पे भी ये वाले जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं वर्ड्स वगैरह, ये ऐसी वाली कंडीशन जो है फेस करनी पड़ती है, ऐसी वाली ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है? कोगुलेशन डिफेक्ट। कोगुलेशन मतलब कि क्लम्पिंग होने में, हमारा जो क्लोट होने में कोई ना कोई डिफेक्ट अकर हो जाए, उस टाइम पे जो हीमोफीलिया होता है वो सुजेस्ट होता है, मतलब उस टाइम पे वो हमें दिखता है। सडन स्वियर ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल साइट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग सर्जरी और ड्यूरिंग ऑस्टेट्रिक प्रोसीजर्स सुजेस्ट एक्वायर्ड फिब्रोनोजन डिफेक्ट। कहते हैं कि कई बारी क्या होता है कि हमें कई बारी कोई सर्जरी वगैरह करवाई होती है तो मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल साइट्स पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इस तरह की भी ब्लीडिंग को हम लोग इसी में काउंट करते हैं। तो ये इनके कह लो कि थे। उसके बाद आती है इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे जब हमें अपनी कंडीशन हो जाती है, ऐसी वाली ब्लीडिंग वाली कंडीशन होती है, तो हम लोगों ने कैसे उसको हीमोस्टैसिस, ब्लीडिंग नहीं अभी मैं बोलूँगी, हीमोस्टैसिस बोलूँगी। हीमोस्टैसिस ब्लीडिंग एक ही चीज़ है, स्टॉपेज होनी मतलब ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग को स्टॉपेज करने का एक प्रोसीजर है हीमोस्टैटिक स्टैसिस। ठीक है, उसी के मैकेनिज्म हम लोगों ने आगे जो कर रहे हैं, यही चीज़ें इसी में आनी है। ठीक है, तो कैपिलरी रेजिस्टेंस टेस्ट, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? पहला टेस्ट होता है कैपिलरी रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ हेस। ठीक है, एक तो ये टेस्ट होता है जिसमें हम लोग कैपिलरीज का टेस्ट करते हैं, उसमें ब्लड का फ्लो कैसे आ रहा है, ज़्यादा एक्सेस में आ रहा है कि कम आ रहा है। देन प्लेटलेट्स काउंट करवाते हैं, कई बार हम लोग कर जाते हैं ना वहाँ पे डॉक्टर्स के पास, तो हम लोगों को ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि प्लेटलेट्स कम हो गए इसके, तो प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट होता है एक, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं होते, बेसिकली कम ही हो जाते हैं लोगों के, जब कोई इंजरी हो जाती है या फिर जैसे एक्सीडेंटल केस होता है तो बड़ा ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट्स जो हैं कम हो जाते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम एक टेस्ट होता है, ब्लीडिंग टाइम, जब भी आप लोगों को ज़ख्म हो गया, आप लोगों ने चेक करना है टाइम के अकॉर्डिंग कितने टाइम तक ब्लीडिंग हमारी हो रही है और कब तक हो रही है, तो आपने वो टाइम नोट करना होता है। ये भी एक टेस्ट होता है हमें आइडेंटिफाई करने का हीमोस्टैसिस को। ठीक है, टाइम नीडेड फॉर द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन,
इफ़ एन मतलब कि नॉर्मल फर्स्ट हीमोस्टैसिस और जो प्लेटलेट वैस्कुलर डिफेक्ट है, इसमें टाइम देखना होता है कि कब, जब हमें चोट लगी है उस टाइम पे जब हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, और कब तक, जब तक हमारी बिल्कुल स्टॉपेज नहीं हुई, स्टॉपेज ब्लीडिंग की नहीं हुई, वो वाला टाइम हमने रिकॉर्ड करना होता है। उस टाइम के ड्यूरेशन में कब हमारी क्लोटिंग हो रही है, कब हमारी कह लो कि हमारी ब्लीडिंग रुक रही है या चल रही है, वो चीज़ें हमने डिटेक्ट करनी होती है। ठीक है। देन कैपिलरी रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ हैस, इसमें क्या होता है, जो पहला वाला टेस्ट ऊपर पढ़ा हमने, इसमें क्या होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर कफ। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है, बताएगा कोई? स्फिग्नोमैनोमीटर, हाँ जी बोलो भाई, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है? इतना आसान चीज़ नहीं पता आप लोगों को? स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है, बोलो, जिससे आप लोग अपना बीपी चेक करते हो, स्फिग्नोमैनोमीटर कफ। इतनी चीज़ नहीं पता यार आप लोगों को? क्या आप लोग बिल्कुल डम्ब होके बैठ जाते हो? कुछ ना कुछ तो नॉलेज रखा करो। स्फिग्नोमैनोमीटर कफ होता है जो आप लोग जिससे अपना बीपी चेक करते हो, वो वाला इक्विपमेंट होता है। इसमें, इससे भी हम लोग अपनी कैपिलरीज का फ्लो जो होता है, प्रेशर का, वो चीज़ चेक करते हैं। उसमें जो मरकरी लगी होती है, प्रेशर, हम जब हम लोग अपना बांध के ऐसे कफ उसका, तो वो जब हम लोग चेक करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो कहते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो पाथवे होता है, कौन सा मतलब कितना है, उनकी रेंज कितनी है, वो चीज़ चेक करते हैं। उससे भी हमें क्या होता है, डिटेक्ट हो जाता है कैपिलरीज का, कैपिलरीज में जो ब्लड का फ्लो चल रहा है, वो चीज़। तो सबसे पहले हम लोग कफ लगाते हैं उसको, ठीक है, रेस करते हैं, प्रेशर को लगाते हैं। देन सिस्टोलिक प्रेशर चेक करते हैं 5 से 7 मिनट, देन डिफ्लेक्शन रिलीज़ करते हैं उसका। देन 3 मिनट्स बाद क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ पेटिचा in area of 3 centimeter diameter, 1 centimeter below the cubital fossa, normally up 10 if more than 20, mean platelets और capillary wall defect। ये जो ऊपर रीडिंग आती है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। जो रीडिंग आती है वो किस लेवल पे जाती है, और हमने इतने टाइम बाद देखना, दोबारा डिटेक्ट करना है, तो कितना उसका जो है रीडिंग नोट होती है। उससे भी हमें कैपिलरीज की जो कैपिलरी रेजिस्टेंस टेस्ट का मतलब कैपिलरीज में कितना फ्लो हो रहा है कितना नहीं, वो चीज़ों से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। देन अदर टेस्ट हैं काफ़ी सारे, ओनली डन इफ़ देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम विद नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। ये नॉर्मल टेस्ट तो हम लोग यही वाला करते हैं, लेकिन जो अदर टेस्ट हैं जितने भी नीचे वाले थे, प्लेटलेट काउंट हो गया, या फिर अपना प्लेटलेट काउंट हो गया, या फिर नीचे जो ब्लीडिंग टाइम वाला, वो तब यूज़ करते हैं जब हमारी बड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम से रुक ही नहीं रही है। उस टाइम पे हम लोग टेस्ट करेंगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे, कैपिलरी रेजिस्टेंस की, मेजरमेंट ऑफ वेलब्रेंड फैक्टर की, कि वो फैक्टर ज़्यादा तो नहीं रिलीज़ हो रहा, या प्लेटलेट का फंक्शन टेस्ट करेंगे, एडिसिवनेस है भी है कि नहीं, कि वो प्लेटलेट अच्छे से क्लोट होने वाला है भी है कि नहीं, ठीक है। या अदर टेस्ट करेंगे, प्लेटलेट्स के क्लोट रिट्रैक्शन करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है हमारे उसमें ब्लड में, वो टेस्ट करेंगे, इसकी कंजम्पशन है भी, हो भी रही है हमारे अंदर कि नहीं। इसी वजह से कई बार कईयों की प्लेटलेट में वो आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, उस वजह से क्या होता है, हमारी क्लोटिंग नहीं हो पाती। तो ये वाले टेस्ट हम लोग तब करते हैं जब ब्लीडिंग का बिल्कुल रुकना बंद ही नहीं होता, जब हीमोस्टैसिस होती ही नहीं है, उस टाइम पे ये वाले टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। देन आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, जो आपकी इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है, पीछे जितने भी बच्चे ये पढ़े हैं ना हमने, ये आपका जो टॉपिक है हीमोस्टैटिक मैकेनिज़्म, वो यही वाला क्लियर हो गया, ठीक है। हीमोस्टैसिस क्या होती है, हीमोस्टैसिस में कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं, कैसे कैसे ब्लड जो है हमने मतलब उसका क्लोट होने में हेल्प करता है, वो आएंगे इसमें मैकेनिज़्म में, ठीक है। ये सारा का सारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड कोगुलेशन, मतलब कि क्लोटिंग ब्लड कोगुलेशन वाला जो है आपका। तो उसमें आपने क्या करना है, इसमें होता क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या है कि ब्लड का जम जाना, ठीक है। कोगुलेट हो गया मतलब क्लोट हो गया, इसका मतलब है रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन क्या होता है, सोलूबल प्रोटीन होती है, जो हमारे प्लेटलेट्स जो हैं, जब ब्लीडिंग होती है तो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं एक ऐसी प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो सोलूबल होती है, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, फिब्रिन में। फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो फिब्रिन होता है वो इनसोल्यूबल होता है, वो मतलब जल्दी से सोल्यूबल नहीं होने वाला होता, और तभी वो ऊपर, जैसे हम लोग वो बोलते हैं ना, ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का वो खेड़ा
बोलते हैं ना वो चीज़ जम जाती है। वो एक तरह का ब्लड ही होता है, और ब्लड में एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है फिब्रिनोजन, वो कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। मैंने आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर में, आई थिंक कि सेकंड सेमेस्टर में, मैंने ब्लड वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने ये चीज़ आपको को करवाई थी, ब्लड क्लोटिंग। अगर आप लोगों को याद नहीं, अपने पुराने नोट्स खोलो, उसमें आप लोगों ने ये चीज़ करी हुई है, क्योंकि मुझे याद है मैंने करवाई हुई है। ब्लड क्लोटिंग करवाई थी मैंने, उसमें मैंने ये सारा प्रोसीजर करवाया था। एक पाथवे बनवाया था मैंने आपको, एक पाथवे मतलब डायग्राम बनवाया था, वो याद करना अच्छे से आप लोग। उसमें वो वही वाला पाथवे इसमें भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो वो वही वाला पाथवे अगर इसमें भी इंक्लूड करोगे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो वाला जो था मैंने उस टाइम पे बड़ा डिटेल करवाई थी उसकी, कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, कौन सा मतलब एक पाथवे होता है, कब क्या रिलीज़ होता है, वो चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है। अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बारी दोबारा से मुझे याद दिला देना, शाम को मैं वो वाला सेंड कर दूँगी, आप लोग उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन, जो सोलुबल प्रोटीन होती है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इनसोलुबल में कन्वर्ट हो जाती है। मैश वर्क विच ऑक्यूलेट द पॉइंट और वेसल रप्चर करके, मतलब कि उस चीज़ के ऊपर हमारी जो होती है स्किन के ऊपर, एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर, टिश्यू के ऊपर वो लेयर बना लेती है। देन इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है ब्लड कोगुलेशन का। ब्लड जब क्लोट कर रहा है तो सबसे पहले जो एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर एक्स फैक्टर का एक्टिवेट होना, कोई भी फैक्टर होता है वो जिसने आगे जाके हेल्प करनी होती है ब्लड को क्लोट करने के लिए। जब भी कोगुलेशन स्टार्ट होती है, ब्लड क्लोट होना स्टार्ट होता है, उससे पहले क्या होगा, जो हमारा फैक्टर है जिसने क्लोट करने में हेल्प करनी है वो क्या होएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सो बाय वन ऑफ टू सिस्टम, दो तरीके से होएगा। पहले तो अर्जेंट सिस्टम, सेकंड वन इज़ डिलेड सिस्टम। वन अर्जेंट सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ डिलेड सिस्टम। एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं और डिलेड को इंट्रिंसिक सिस्टम। दो सिस्टम्स होते हैं जिससे क्लोटिंग होती है हमारी। सबसे पहले क्या होएगा सिस्टम ऑफ कोगुलेशन में, जो ये देखो बच्चे, यही वाली चीज़ मैंने आपको पाथवे करवाया था, याद है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा वो नहीं बच्चे, पाथवे करवाया था मैंने, मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी घर जाके, उसमें देखना वो बुक। हाँ वो मैं सेंड करूँगी, मेरे को शाम को एक बार याद दिला देना। सेम वही वाला भी आप लोग लिख सकते हो। दो तरीके से चलता है हमारा उसमें ब्लड, जब क्लोट होने लगता है तब दो तरीके चलते हैं, दो पाथवे चलते हैं। पहला होता है अर्जेंट सिस्टम, सेकंड वन इज़ डिलेड सिस्टम, ठीक है। जो हमारा अर्जेंट सिस्टम है जब हमारी होनी है, वो उसका टाइम कितना होता है, 12 से 20 सेकंड के बीच, फटाफट से वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जो डिलेड सिस्टम होता है उसके नाम से पता चल रहा है, डिलेड मतलब थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है उसको क्लोट होने में। मतलब आप लोग थोड़ा सा ये समझ लो कि जब हमें चोट लगती है ना, अगर तो वो थोड़ी ऊपर ही लगी है हमारे, ज़्यादा इतना गहरा नहीं है ज़ख़म, तो वो हमारी क्लोटिंग उसमें जल्दी हो जाएगी। अगर जितना ज़ख़म गहरा होता है उसको उतना ही टाइम लगता है क्लोट होने में। ये चीज़ आप लोग इतना थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि जो थोड़ा वाला होता है वो अर्जेंट सिस्टम में आता है, जो डिलेड सिस्टम होता है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा कह लो कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। तो इन वीवो ओनली जो अर्जेंट है वो इन वीवो, मतलब इन वीवो क्या होता है और इन विट्रो क्या होता है? इन वीवो होता है जो इन द लैब कंडीशन और रूम नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, इन विट्रो होता है लैब कंडीशन, इन वीवो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। हम लोग उसको जो होता है हमारा ये वाला जो पाथवे है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाता है, मतलब कि हमारी क्लोटिंग नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल हम लोग ऐसे ही बैठे भी होंगे तभी भी हो जाएगी। लेकिन जो इंट्रिंसिक वाली होती है वो इन वीवो भी हो सकती है और इन विट्रो भी हो सकती है, मतलब कि उसको क्लोट होने में हम लोग अंडर सुपरविजन भी रखेंगे और अंदर अपने मतलब ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अर्जेंट सिस्टम होता है, मतलब कि जो हमें नॉर्मल चोट लगती है वो ड्यू टू डैमेज टिश्यू, उसमें सिर्फ टिश्यू ही होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, अदरवाइज कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। दैन उसमें क्या होता है, टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है, टिश्यू फैक्टर एक्स जो होता है वो XA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो XA में कन्वर्ट हो गए, दैन प्रोथ्रोम्बिन यानी कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और थ्रोम्बिन जो फिब्रिनोजन होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब हमारा अर्जेंट सिस्टम चलता है, मतलब कि एक्सटेंसिक, जब हमें नॉर्मल सी चोट लगती है तो 12 से 20 सेकंड लगते हैं उसको फटाफट से ज़ख़म आने में,
ठीक है। तो ड्यू टू उसमें होता क्या, सबसे पहले टिश्यू डैमेज होएगा, देन टिश्यू डैमेज होएगा तो टिश्यू एक फैक्टर रिलीज़ करेगा, एक्स फैक्टर कोई भी हो सकता है वो, देन वो एक्स फैक्टर XA में कन्वर्ट होएगा, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होएगा, और थ्रोम्बिन फिर आगे जो रिलीज़ करता है फिब्रिनोजन